नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। अभी तक आपको खुशखबरी तो मिल ही चुकी होगी कि आने वाले समय में आप लोगों को आरपीएफ की, एसआई की और कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी जिन लोगों ने शुरू भी कर दी होगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, कंफर्मिटी हो जाए, अच्छे से हम नोटिफिकेशन देख लें, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। और कुछ बच्चे इस चीज का भी वेट कर रहे होंगे कि जो नई तरीके से तैयारी कर रहे हो उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी हमें करनी चाहिए। तो आज का जो ये इवेंट है, इस इवेंट में मैं आपको एक पूरा मास्टर प्लान बताऊंगा, ठीक है, जिसमें हम तैयारी को रिटन के हिसाब से भी देखेंगे, फिजिकल के हिसाब से भी देखेंगे। एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो समय को खराब नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं आज के मास्टर प्लान पे कि आज के मास्टर प्लान में क्या है खास। आपको पूरी A to Z जो भी आने वाले समय में आपको एसआई और कांस्टेबल का जो पेपर देखने को मिलेगा, उसकी सारी जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो वैसे जो लोग सीरियस हैं और जो लोग सीरियस होने वाले होंगे, दोनों के लिए ही है ये कि आने वाले समय में जो आपको पद देखने को मिलेंगे, वो पद जो है वो करीबन 4,500 हैं, 4,460 है टू बी प्रिसाइज, जिसमें से आपको सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी 452, जिसमें योग्यता मांगी गई है आपकी ग्रेजुएट। और कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं वो आपको 4208 देखने को मिल सकती हैं या फिर आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें योग्यता आपकी 10th मांगी गई है। अगर बात करें आगे की, तो एक चीज या आप लोगों को एक अच्छी न्यूज है जो उन लोगों के लिए जो ये कह रहे थे बार बार कि सर 4 से 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है और एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलता। तो इस बार जो आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी उसमें यह चीज भी मेंशन है कि आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन। साथ में यह भी आप लोगों को याद रखना है कि जो एज का रिलैक्सेशन है ये आप एक्सपेक्ट मत करना कि हो सकता है आपको अगली वाली वैकेंसी में देखने को मिल जाए। तो इस बार जो वैकेंसी आ रही है उसी में आप इसको मान के चलें, जो रिलैक्सेशन है वो आपको इसी बार मिलेगा, क्योंकि आरआरबी जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो अब ये प्लानिंग कर रहा है कि 4 से 5 साल में भर भर के वैकेंसी देने से अच्छा है कि हम हर साल थोड़ी थोड़ी वैकेंसी निकालते चले जाएं। ठीक है, तो ये एक हम कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। साथ में ये चीज आप लोग जानते ही होंगे कि टेस्ट जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जो आपका ऑनलाइन रहेगा। साथ में अगर बात की जाए पेपर का जो पैटर्न है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या सिलेबस होगा, सिलेबस में आप अभी लोगों को थोड़ी देर में बहुत अच्छे से विस्तार से बताने वाला हूं, स्पेशली जीके जीएस का। ठीक है, क्योंकि जब लास्ट टाइम का भी हम लोगों ने पेपर देखा था तो हमको यह समझ में आया कि मैथ का लेवल फिर भी इजी था, रीजनिंग का लेवल फिर भी इजी था, पर जो बच्चों को कंपटीशन की लिस्ट से, सिलेक्शन की लिस्ट से जो बाहर करता है वो है जीके जीएस। तो उसका सिलेबस मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताने वाला हूं, बहुत अच्छे से हमको कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना चाहिए वो हम जानेंगे। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चन की तो जनरल अवेयरनेस, इसमें अराउंड 50 क्वेश्चन हैं और 50 मार्क्स के। अर्थमेटिक में आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 35 मार्क्स के। और जो रीजनिंग है उसमें आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी आपके 35 मार्क्स के। तो ऑल इन ऑल जो हम समझ सकते हैं कि 120 मार्क्स का पेपर है, 120 क्वेश्चंस आएंगे। एक चीज जिसपे आपको सबसे पहले और हमेशा ही जो आपकी तैयारी है, जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उस पर भी आपको ध्यान रखना है, वो है ये 90 मिनट्स। और 90 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि आपका ये जो 3 सेक्शन है, 3 सब्जेक्ट हैं, आपको इस तरीके से बांटने हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग को ज्यादा समय दे सकें और जीके जीएस के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी निपटा सकें। वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बता दूंगा। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये भी आपको याद रखना है। तुक्के लगाने वाले जो लोग हैं वो सोच लें कि तुक्का तभी लगाने की कोशिश करें जब आपको 2 ऑप्शंस में डाउट हो रहा हो, जब 50-50% हो तभी आपको तुक्का लगाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है, अब बात करें अगर आगे की, तो मैं आप लोगों को एक पहले फिजिकल का भी आइडिया दे देता हूं, वो भी आप लोग समझ जाइए। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर हमने ये चीज तो पहले भी बहुत जगह देख ली है, पर वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इस बार भी जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, ठीक है, वैकेंसी आई थी, उसमें बच्चों ने यही शिकायत करी कि सर रिजल्ट आया रिटन का, उसके बाद हमको फिजिकल का टाइम ही नहीं मिला। तो ये देखो कोई एक्सक्यूज नहीं होती है कि हमको फिजिकल का समय ही नहीं मिला, 20 दिन बाद ही फिजिकल करा लिया, 15 दिन बाद ही फिजिकल करा लिया। तो जब आपको नोटिफिकेशन में जो आपकी योग्यता है, जो आपकी प्रॉपरली मेंशन्ड है कि आरपीएफ एसआई के लिए हमको ये सब चाहिए कि जो यूआर और ओबीसी यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए है, उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो मेल और फीमेल जो है
वो आपकी क्या होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर। चेस्ट जो होनी चाहिए, जो सिर्फ मेल्स के लिए है, जो अनएक्सपेंडेड, ठीक है, यानी कि नॉर्मल जो आपका चेस्ट का वो है 80 सेंटीमीटर हो, और जब फुला के हो तो वो 85 सेंटीमीटर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वो 15-20 दिन में कहते हैं रिटन के बाद, सर हमें तो समय ही नहीं मिला कि हम इतनी चेस्ट कैसे बनाएं। तो आपको वो तैयारी भी आज से ही करनी है, ठीक है। जब से आपकी तैयारी शुरू हो रही है रिटन एग्जाम की, वहीं से आपको समय निकालना है अपने फिजिकल के लिए भी। साथ में याद रखें, SC ST के लिए, मेल के लिए 160 सेंटीमीटर है हाइट, फीमेल के लिए 152 रखी गई है, और जो चेस्ट है जो सिर्फ मेल के लिए है वो है 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए। फुलाने के बाद दैट शुड बी 81.2 सेंटीमीटर। बाकी इसमें गरवाड़ी, मराठास, डोगरा, उनके लिए अलग से यहां पे मेंशन किया गया है कि उनकी हाइट और उनकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए। साथ में यह भी आप लोग ध्यान रखें, मैं आपसे क्यों बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको आरपीएफ में एसआई या कांस्टेबल बनना है तो जितनी महत्व आपका रिटन का है उतना ही महत्व आपका क्या होगा, फिजिकल का भी होगा। तो वो भी देख लीजिए आप कि इसमें मेल के लिए क्या रखा गया है, फीमेल के लिए क्या रखा गया है। ये अभी मैं आपको सब इंस्पेक्टर के लिए बता रहा हूं। 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकंड यानी कि 6.5 मिनट में 1600 मीटर को पार करना होगा। किसको? मेल्स को, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग जंप कितनी है, 12 फीट रखी गई है, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच रखी गई है। फीमेल की अगर बात की जाए तो उसमें 1600 मीटर की रेस नहीं है, 800 मीटर की रेस है जो 4 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप के लिए 9 फीट और हाई जंप जो है वो आपका 3 फीट रखा गया है। याद रखना इस चीज को, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं फिजिकल की तैयारी, मैं आपको एक कड़वा सच बोल दूं, अगर आप सोच रहे हो 15 से 20 दिन में आप ये सब हाई जंप, लॉन्ग जंप सीख जाओगे, तो मुझे ये लगता नहीं है, क्योंकि जब आप जाते हैं उस टेस्ट को देने के लिए तो अलग भी नर्वसनेस होती है। तो अगर आप चाहते हैं वो नर्वसनेस आपको ना हो तो आज से ही बस इतना समझ लो कि हम आधे से पौन घंटा अपने फिजिकल के लिए भी साथ में निकालते हुए चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। अगर आगे की बात की जाए तो ये आपका जो है वो आपका किसका है, ये कांस्टेबल के लिए है। याद रखना, मेल और फीमेल के लिए 1600 मीटर मेल को करना है किसमें, 5 मिनट 45 सेकंड्स में। लॉन्ग जंप 14 फीट की दी गई है, हाई जंप आपकी जो है वो 4 फीट की। फीमेल की बात की जाए तो 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड्स में से कवर करना है। लॉन्ग जंप जो है वो 9 फीट और हाई जंप जो है वो आपका 3 फीट, उसको आपको पार करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप याद रखें। अब आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि मैं तो ये बोलूंगा इस चीज को कि बेटा तैयारी शुरू करने से पहले भी, रिटन, मैं फिजिकल भी नहीं कह रहा हूं, रिटन की तैयारी भी शुरू करने से पहले आप एक बार प्लीज ये जरूर करा लेना। क्योंकि बहुत दुख होता है जब मैं स्टूडेंटों के मुंह से ये सुन चुका हूं। एक लाइव एग्जाम्पल, मेरा एक स्टूडेंट जो रहा है उसका सारा का सारा क्लियर हो गया था, और जब वो मेडिकल के लिए गया तो उसको ये पता चलता है वहां पे कि वो कलर ब्लाइंड है, उसको पता ही नहीं था, ठीक है। तो बेस्ट चीज आपके लिए ये होगी, कहीं ऐसा ना हो कल को, भगवान ना करे, रिटन निकाल लिया, फिजिकल निकाल लिया, सारी चीजें क्लियर हो गई, और जब आप मेडिकल में गए तो वहां पे आपको पता चलता है आप मेडिकली अनफिट हैं, और उसके बाद आपकी जो कह सकते हैं जॉब, वो हम कह सकते हैं चंद दूरी से छूट जाती है। तो हम उसको समझ लेते हैं। ये मेडिकल एग्जाम में एक चीज लिखी गई है कि जो मेडिकल कैटेगरी B1 है, ठीक है, उसके हिसाब से मेडिकली फिट होना चाहिए। जो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल है उसमें यह चीज दी गई है कि हम किन किन लोगों को सेलेक्ट नहीं करेंगे। साथ उसमें मेंशन्ड है कि हम ऐसे लोगों को लेंगे ही नहीं। अब वो कौन कौन से लोग हैं, अगर मैं बात करूं, ऐसे लोग जो वियरिंग ग्लासेस यानी कि जो चश्मा पहनते हैं, ठीक है, या जिनका फ्लैट फुट है। वो भागने में आपने देखा होगा नीचे फुट होता है, उसमें अगर वो फ्लैट होगा आपको डिबार कर दिया जाएगा। नॉकनी, आप जब दौड़ रहे हैं आपके पैर आपस में टकरा तो नहीं रहे, कहते हैं ना वो थाइस क्लोज होती हैं फिर पैर थोड़े खुले होते हैं, नॉकनी नहीं होना चाहिए। स्क्विंट आइज, हम इसको भी साफ डिबार कर देंगे, यानी कि जो खराब आंखें होती हैं, टेढ़ी आंखें होती हैं, तिरछी आंखें, जिन्हें आप बहंगी आंखें कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सबसे खतरनाक चीज, वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंड होंगे और या फिर वो भी आपके बॉडीली डिफेक्ट्स होंगे, उनको हम एलिजिबल नहीं मानेंगे। अब वो जो B1 का जो मैनुअल है उसमें और भी चीजें हो सकती हैं, पर ये मेजर चीजें हैं। चश्मे पहनने वाले लोग, कलर ब्लाइंड लोग, स्क्विंट आइज जिनकी आंखें तिरछी हो या खराब हो, नॉकनी जिनके घुटने टकरा रहे हों, फ्लैट फुट, इन लोगों को हम नहीं लेंगे। इसमें साफ साफ ये लिखा है। कल को कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता है कि हमने तो सब कुछ पार किया था, अब ये मेडिकल में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले जाएं आसपास कहीं हॉस्पिटल में जाएं, आप अपना ये फिटनेस जरूर चेक करा लो।
ठीक है, या फिर आप किसी फिजिकल सेंटर में चले जाइए, वहां सेंटर में वहां पे आप नॉकनी वगैरह चेक करा लो, डॉक्टर्स वगैरह इजीली चेक कर देते हैं कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब है या नहीं। ठीक है, ये बाद में पता चलने से अच्छा है। और अगर ये चीज है, सॉरी टू से, अगर किसी को ये चीज है तो वो आप फिर इस चीज की तैयारी मत करना, आप वहां से बैकआउट कर जाना। अब बात आती है पेपर का लेवल क्या है। पेपर के अगर लेवल की बात करूं, आखिरी वाला एग्जाम हुआ था उसमें सबसे पहले तो देख लो आपको पढ़ना कितना है। 6 घंटे मिनिमम पढ़ाई शुरू कर दो, और ये मत कहना कि सर अभी तो पेपर का कुछ डेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 6 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गए। बेटा वैकेंसी चाहिए ना, वैकेंसी में वो नौकरी चाहिए ना। लोग रो रहे हैं कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है, अच्छे से वैकेंसी नहीं, तो उन लोगों के लिए तो मैं आपको बता दूं, फिर बेटा तुम्हारे लिए फिर कोई भी पेपर ठीक नहीं है। मैं आपके लिए भाई कड़वा सच है, अगर आप इसी चीज के लिए रोते रहोगे यार सर वैकेंसी कम आई है, पहले इतनी थी उतनी थी उतनी थी, अरे पता है ना कि आपके सामने करीबन 4,500 वैकेंसी, आपको उसकी तैयारी करनी है तो जी तोड़ मेहनत करें। और कहते हैं ना कि आप अपनी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता धूम मचा दे। जो मेहनत करने वाले लोग होंगे वो रोंगे नहीं, वो बैठ के कहीं पर लाइब्रेरी में बैठ के या कहीं भी बैठ के उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। और लास्ट टाइम जो लेवल आया था मैं आपको बता दूं, अर्थमेटिक जो था, अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक, उसमें एल्जेब्रा नहीं है, उसमें ज्योमेट्री नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा पोर्शन जुड़ जाता है, वो है आपका मेंसुरेशन का। ठीक है, बाकी सब अर्थमेटिक है, वो मैं आप लोगों को सिलेबस बताने वाला हूं। वो इजी आया था लास्ट टाइम। रीजनिंग की अगर बात करें तो उसका लेवल भी इजी था। अब आप बोलोगे सर जीए के आगे मॉडरेट और हार्ड कैसे लिख दिया? भैया कोई तो सेक्शन उन लोगों को मॉडरेट या हार्ड रखना होगा ना, फिर कट ऑफ कैसे बनाएंगे? अगर सारे सब्जेक्ट इजी हो जाएंगे तो कट ऑफ तो बूम कर जाएगी, जो कि लास्ट टाइम कर भी गई थी। ओबीसी की कट ऑफ हमको करीबन, वो मैं आपको बताता हूं, इसमें 93 देखने को मिली थी 120 में से। जनरल की कट ऑफ क्लोज टू 80 गई थी। तो अगर कट ऑफ बनानी है तो उसको कोई ना कोई लेवल तो हार्ड रखना पड़ेगा, और उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट में जो सबसे सही आसान होता है किसी सब्जेक्ट को हार्ड बनाना, तो वो है जीके जीएस। जीके जीएस जैसे को जनरल अवेयरनेस बोलो, इसका मतलब होता है कुछ भी। मैं जीए को, जनरल को, जीके को कुछ भी बोलता हूं। कुछ भी मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। हालांकि मैं आप लोगों को कुछ अभी ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप वो पढ़ के चले जाएंगे तो आपके लिए वो फायदा रहेगा जीके जीएस में। ठीक है, तो 6 घंटे की पढ़ाई करनी है। अब वो आप देख लीजिए आप इसको कैसे डिवाइड करना चाहते हैं। आप 2-2 घंटे करके भी डिवाइड कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है आपकी अर्थमेटिक बहुत अच्छी है तो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो रीजनिंग को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है रीजनिंग मेरी वीक है, स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको लगता है मेरी रीजनिंग और अर्थमेटिक दोनों ही स्ट्रांग है, तो आप अपना ज्यादा समय जीके जीएस को दे सकते हैं। क्योंकि मैं आपको साफ साफ बता दूं, 35 नंबर की जो अर्थमेटिक और रीजनिंग आएगी, करने वाले लोग उसमें इजीली 30 गेन कर लेते हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो 25 से ऊपर तो नंबर आपके आ ही जाने हैं। 25 से ऊपर, 25 से 30, यहां पे सारा का सारा गेम बनेगा। जो 50 नंबर की जीके जीएस होगी, वहां से आपका सिलेक्शन बोर्ड डिसाइड करने वाला है। और यही लेवल ये मॉडरेट से हार्ड रखते हैं, जिससे कट ऑफ इजीली बनाई जा सके। अब कट ऑफ के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसी में आपको सब बता दूं, पर ये सिर्फ आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं कि लास्ट टाइम जब चीजें हुई थी तो कैसी हुई थी। तो ये आप एक जान लीजिए, ये कट ऑफ जो निकलती है इसमें जोन नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे रेलवे की ज्यादातर वैकेंसीज में आपको जोन देखने को मिलते हैं, तो जोन नहीं है इसमें। ग्रुप्स में ये आपकी कट ऑफ निकलती है, तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप एफ। तो आप एक बार ये देख लीजिए, ये जनरल की मतलब फीमेल की जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 47। तो हम कह सकते हैं शायद लड़कियों के लिए ये फिर भी बहुत ईजी है, बहुत आसान है। ठीक है, पर वो 4-5 साल पहले की बात थी, तो अब कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ ही गया होगा, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी रखिएगा। मैं अगर बात करूं जनरल की, तो वो है अराउंड, मैंने बोला था 80 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, 80 के आसपास। और एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिलती है कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी करीबन 13 से 14 नंबर ज्यादा जा चुकी है। तो ये लास्ट टाइम का था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आप 100 तक कैसे पहुंच रहे हैं। अगर आप 100 के आसपास पहुंच रहे हैं तो मैं कह सकता हूं आप सेफ हैं। ठीक है, चलो मान के चलो 95 भी हम कह सकते हैं, तो वो थोड़ा सा जो मन में एक डाइसी सिचुएशन रहती है कि हम होंगे या नहीं होंगे, तो इट्स बेटर कि आप अपना एक टारगेट रखो 100 के आसपास का। अगर आप रीजनिंग में 30 में से हम कह सकते हैं 35 में से 28 नंबर ला पा रहे हो, क्योंकि रीजनिंग बहुत स्कोरिंग होती है। मैथ्स में भी अगर आप 25 नंबर ला पा रहे हो, 28 नंबर, तो 56 नंबर ये हो गए। वहां जो बचा जीके जीएस है उसमें आप 50 में से अगर हम कह सकते हैं आप 35 नंबर भी लाने की कोशिश करते हैं, तो आप वो 90 के आसपास पहुंच जाते हैं। टारगेट आपका ये रहना चाहिए हर हालत में। वो क्या रहना चाहिए, मेरा जो पर्सनल एक एडवाइस रहेगी, वो टारगेट आपका ये रहना चाहिए कि मैं 35 रीजनिंग में लेकर आऊंगा, 35 में से 30 अर्थमेटिक में भी प्रयास करेंगे कि मैं 30 लेके आऊं, तो 30 और 30 60। और अगर आप 35 नंबर या 30 नंबर भी लेके आते हो 35,
50 में से, तो हम कह सकते हैं 95 के आसपास, तो आप कट ऑफ के काफी करीब पहुंच जाओगे और हो सकता है आप उसमें सेफ जोन भी रहो, अगर लास्ट टाइम की कट ऑफ की अगर मैं बात करता हुआ चलूं तो। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस होता है बड़ा खतरनाक सा जीके जीएस का। वो बस पता है क्या लिख देते हैं, हिस्ट्री लिख दी, पॉलिटी लिख दी, ज्योग्राफी लिख दी, फिजिक्स साइंस वाइंस लिख दिया और उसके बाद सिलेबस खत्म। ये जैसे कि लिखा हुआ है, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, खेल और जनरल साइंस, खत्म सिलेबस। तो ऐसे से समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बेसिकली जीके जीएस का सिलेबस क्या है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जीके जीएस का मतलब क्या होता है, कुछ भी होता है, ठीक है। उसको अभी हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। पर अगर मैं बात करूं मैथ्स की, सॉरी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो आपका सिलेबस दिया गया है आपको उसी में ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। जिसमें आपकी एनालॉजीज दी गई हैं, विजुअलाइजेशन, वही रीजनिंग है जो ज्यादातर आपको पेपर में देखने को मिल सकती है। स्पेशल ओरिएंटेशन, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, इसके अलावा वर्बल और फिगर क्लासिफिकेशन जो होता है, अर्थमेटिकल रीजनिंग होती है, वही नंबर सीरीज जो होती है। इसके अलावा नॉन वर्बल सीरीज, सिलोगिस्टिक रीजनिंग हो गया, जैसे होता है ना कुछ लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये सब आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग मोर और लेस ज्यादातर वही है जो आपको डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलती है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी देखने को मिल जाती है। अब बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में बहुत अच्छा किया है जब इन्होंने लिख दिया अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब अंकगणित मतलब अर्थमेटिक, बस उसमें एक टॉपिक हम एक्स्ट्रा देख सकते हैं, वो है मेंसुरेशन का। बाकी तो आपको पूरी अर्थमेटिकली ही देखने को मिलने वाली है, ठीक है। डेसिमल और फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम हो गया, होल नंबर हो गया, इसके अलावा प्रतिशत हो गया, इसके अलावा आपका अनुपात हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत एवरेज हो गया, इसके अलावा आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, लाभ और हानि हो गया, डिस्काउंट हो गया। इसके अलावा टेबल और ग्राफ के क्वेश्चंस जरा पसंद रहते हैं आरआरबी वालों को, तो वो आपसे पूछेंगे। इसके अलावा चाल और दूरी जो होता है, ठीक है, टाइम ऑन डिस्टेंस, समय, इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर आपको जो तैयारी करनी है अर्थमेटिक की, वो इसको ध्यान में रख के करना। और किसी भी एग्जाम्स को निकालने का एक सबसे कहते हैं एक बेसिक चीज जो होती है वो ये है कि आपका जो सिलेबस है वो आपके यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से तैयारी करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ते चले जाओ। एक अच्छी चीज है ना कि रीजनिंग का सिलेबस दिया है आपको, एक अच्छी चीज है ना मैथ्स का सिलेबस दिया है आपको, अर्थमेटिक का। जीके जीएस में तो सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लिख दिया है, तो वो एक कठिन चीज पड़ जाती है। अब बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस की अगर मैं बात करूं, जो सबसे मेजर पार्ट माना जाता है, उसमें मैं आपको कुछ बताता हुआ चलता हूं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो अगर आप कवर करते हुए जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी है। ये आपको चीजें वहां पे क्वेश्चंस देखने को मिलते रहे हैं आरआरबी में, और आगे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं भारत में विद्युत परियोजनाएं, कौन सी नदी पे कौन सी योजना होती है, इसके अलावा कौन सी नदी कौन सा डेल्टा बनाती है, पठार, अनुसंधान केंद्र आपसे जरूर पूछे जाते हैं, दर्रे पूछे जाते हैं पास, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, हिमाचल में कौन सा है, कश्मीर में कौन सा है, मिसाइल्स आपसे पूछी जाती हैं, अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, जल डमरू मध्य स्ट्रेट कौन से भाग को किससे जोड़ता है, घास के मैदान बहुत इजी सा है कि आपको आता ही है कि पंपास कहाँ है, सेलवास कहाँ है, ये सब आपसे पूछे जाते हैं, वेल डाउन, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बल अंतरिक्ष मिशन आपसे पूछे जा सकते हैं। जनगणना में से आपको कह सकते हैं कि क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सैन्य अभ्यास, इसको आप करंट अफेयर से जोड़ लो या स्टैटिक से भी जोड़ सकते हो। करंट अफेयर इसलिए क्योंकि उस टाइम पे कोई एक्सरसाइज हुई होगी तो वो आपसे पूछ ली जाएगी। स्टैटिक इसलिए क्योंकि दो देशों में जो एक्सरसाइजेस होती रहती है उन पे से क्वेश्चंस आपके घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं, ठीक है। संस्थापक, कौन सी चीजों के कौन कौन से संस्थापक, कोई संस्थान है उसके संस्थापक कौन है। जीआई टैग, बार बार करंट का भी पोर्शन हो सकता है, स्टैटिक का भी हो सकता है। जीआई टैग आपको मिलते ही रहते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को। उद्योग, कृषि क्रांति, कौन सी आपकी पीत क्रांति है, ब्लैक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, लाल क्रांति कौन सी है, व्हाइट रेवोल्यूशन। आविष्कार, इस पे से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलती हैं कि किस चीज का आविष्कार किसने किया। सरकारी योजनाएं, हम कह सकते हैं करंट प्लस स्टैटिक दोनों का पार्ट बनती हैं। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण समितियां भी आपसे पूछी जा सकती हैं। बात अगर करें टाइगर रिजर्व, हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है एग्जाम में। नेशनल पार्क आपसे पूछे जाते हैं, आपसे बर्ड सेंचुरी पूछी जा सकती है, वाइल्ड सेंचुरी। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, हम कह सकते हैं ये भी आएगा। पक्षी अभ्यारण्य, हाथी अभ्यारण्य, इसके अलावा रामसर आर्द्र भूमि स्थल, ये हम कह सकते हैं क्योंकि रामसर साइट्स जो हैं वो बार बार जुड़ती चली जाती हैं, ठीक है। अभी आपने लेटेस्ट भी सुना होगा कि कुछ रामसर साइट्स इसमें इंडिया में और ऐड हुई हैं, तो वो आप करंट का भी पार्ट जोड़ सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक का पार्ट भी वो चीज बन सकती है, ठीक है। नदियां आपसे पूछी जाएंगी, ये स्टैटिक का पार्ट है। भारत के आपसे उद्यान पूछे जा सकते हैं, पहाड़ी स्थल पूछे जाते हैं, सागर,
नदी तट पर स्थित शहर है। ये आपका एक हम कह सकते हैं कोई भी जीके जीएस की जो पतली सी किताब है उसे उठा लो, वहां पे आपको ये टॉपिक मिल ही जाता है, प्रमुख शहर जो किसी नदी पर स्थित है। ठीक है, ग्लेशियर आपसे पूछा जाएगा, महासागर, भारत की झीलें भी पूछी जाएंगी, विश्व की झीलें भी पूछी जाएंगी, पर्वत आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये पर्वत आपको कहां मिलेंगे, जैसे एंडीज हो गया, रॉकी हो गया, हमारे हिमालयस हो गए। बंदरगाह, जो फेमस कुछ आपके पोर्ट्स हैं दुनिया के, इंडिया के भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पे है, कौन सा पश्चिमी तट पे है, ये सब भी आ सकता है। समुद्र तट, जलप्रपात, वाटरफॉल जिन्हें कहते हैं, घाटियां, ये सब आपसे पूछी जा सकती है। और जीके जीएस की अगर बात की जाए, फिल्म, हम कह सकते हैं फिल्म का मतलब है कि किस फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला है, वो सबसे पूछ सकते हैं। जनजातियां, ठीक है, पुस्तकें, लेखक, भाषा, ठीक है। इसके अलावा पुरस्कार आपसे पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, करंट अफेयर का पार्ट ये हो सकता है। खेल की अगर बात करें तो खेल से संबंधित प्रश्न, खेल के संबंधित और भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल में आपको 5 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा खेलों से संबंधित आपसे जो हम कह सकते हैं ट्रॉफी होती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं कि रणजी किससे संबंधित है, फुटबॉल वगैरह, हॉकी से संबंधित कौन कौन सी आपकी ट्रॉफीज हैं। ठीक है, इसके अलावा राज्य जी के, इतना नहीं कह सकता मैं, राज्य जी के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, पर जो रेलवे है वो केंद्र का पार्ट है तो वो सेंट्रल पे ज्यादा फोकस करेगा, ना कि स्टेट पे। ठीक है, महत्वपूर्ण दिन और वर्ष, ये आपसे हर हाल में पूछा ही जाएगा। हर एग्जाम में एक शिफ्ट में आपको ये तो देखने को मिल ही जाता है कि इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व जीके, हम कह सकते हैं वर्ल्ड जीके, नॉर्मल सा आपके पेपर में आ जाएगी। संगठन, उनके मुख्यालय पूछे जा सकते हैं। हमारे पड़ोसी देश पे से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, ये मिलते हैं क्योंकि भारत और उसके जो पड़ोसी देश से संबंध है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, इसके अलावा फेमस व्यक्ति इंडिया के और दुनिया के। राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे ये पूछा जा सकता है, कुछ नेशनल हाईवेज कुछ ही पूछे जाएंगे, सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। रेलवे से संबंधित प्रश्न, रेलवे का आप पेपर देने जा रहे हो तो आपसे हो सकता है कि इस जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने जोन से, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हवाई अड्डे, हम कह सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो इंडिया के, उन पे से क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसमें आपका कहने को तो ये बोला गया है कि गवर्नमेंट 2016 के आसपास शायद घोषणा की थी कि करीबन 111 जो जलमार्ग हैं उनको विकसित किया जाएगा, पर अभी वही आपके 4-5 जलमार्ग हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके हैं उनको, कला पुरस्कार, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा नृत्य, हम कह सकते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट है। त्योहार स्टैटिक जीके का पार्ट है। मेले, ये कुछ आखिरी के हम कह रहे हैं कि 2 से 3 साल से जो स्टैटिक जीके है वो अपना एक मेजर पोर्शन कवर कर रही है आपका किसमें, जीके जीएस में। तो ये जो आपके डांस हो गए, मेले हो गए, इसके अलावा कौन सा फेमस व्यक्ति कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं वो भी आप लोगों को याद रखना है। ये जो आपका है वाद्य यंत्र। कुछ धार्मिक स्थल पूछ सकते हैं, लोक चित्रकारी, इसके अलावा संग्रहालय, पारंपरिक व्यंजन, पारंपरिक पोशाक, स्मारक पूछे जा सकते हैं कि ये स्मारक कहाँ पे है, मूर्तियां, गुफाएं और कुछ स्तूप। तो आपको इस पे फोकस रखना है। ये मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया है, पर एक हम कह सकते हैं कि शायद जो हमारे एक उत्कर्ष क्लासेस के जो सर हैं जो स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक अपना इवेंट लेकर आएंगे और उस इवेंट में वो आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि जीके जीएस की तैयारी कैसे की जा सकती है। तो आप वो वाला इवेंट भी जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो वही 50 क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चन में आपको वो जो सब्जेक्ट कवर होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट और कह सकते हैं कि स्टैटिक, ये वो पोर्शन है जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और एक्सपेक्ट करिएगा कि इसमें आप करंट और स्टैटिक, ये जो 2 चीजें हैं उसमें आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ शिफ्ट ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपको शायद करंट के क्वेश्चन देखने को मिले ही नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिले। पर ये जो पोर्शन है स्टैटिक वाला, उस पर आपको बहुत फोकस रखना है। अगर 50 नंबर की जीके जीएस आ रही है तो हो सकता है आपको कुछ शिफ्ट में 10 से 12 या 10 से 15 क्वेश्चन भी स्टैटिक के देखने को मिल सकते हैं। तो आप स्टैटिक जीके, कोई भी एक नॉर्मल सी स्टैटिक जीके की बुक आप उठा लीजिए, क्योंकि स्टैटिक है, वो चेंज तो होता नहीं, किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, तो वहां पे आप उसको कवर अप करते हुए चले। अब टेस्ट, अहमियत क्या है इसकी सबसे ज्यादा अहमियत है। इसकी सबसे ज्यादा अहमियत क्यों है? क्योंकि यहीं से पता चलता है आप कितने पानी में हो। मानते हैं कि पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हो, ठीक है, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है, 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ रहे हो, पर जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, एग्जाम हॉल का, जब आप अंदर बैठते हैं वहां पे आपको कंप्यूटर पे वो ऑप्शंस को क्लिक करना होता है, सेव एंड नेक्स्ट करना होता है बार बार, तो वो प्रेशर आप कैसे हैंडल करेंगे, वो आप तभी हैंडल करेंगे जब आप बिल्कुल एग्जाम की परिस्थिति वाला टेस्ट देंगे।
एक टेस्ट आपको हर हालत में देना ही देना है। ये आप बांध लीजिए कि मैं एक दिन में एक टेस्ट तो दूंगा या दूंगी, वो देना ही देना है। ठीक है, भली टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं, और वो जो आपका एक टेस्ट होना चाहिए 120 मिनट का, वो इस प्रकार होना चाहिए कि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। ऐसा नहीं हो कि टेस्ट बीच में आपने छोड़ दिया, कहीं चले गए, नहीं। जब आप 120 मिनट देंगे, 2 घंटे देंगे, तो वो सीरियस वाला देना है। और जो भी आपको वहां पे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस आपको डिफरेंट दिखाए, तो उस क्वेश्चन को लिखना है। ये नहीं होता है कि टेस्ट दे दिया, नहीं आया टेस्ट, समझ में आएगा, निकल गए वहां से। उसके जो आप कहीं से भी टेस्ट दे रहे हैं, तो वहां पे वो क्वेश्चन को आपको एनालिसिस भी प्रोवाइड करेंगे। तो जो क्वेश्चन आप हिट नहीं कर पाए या जो क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं, उसका आप एक अलग से कहीं पे लिख लीजिए। कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, या फिर कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। तो टेस्ट की अहमियत जरूर याद रखना कि मैं आप हर हालत में टेस्ट, मुझे एक टेस्ट देना ही देना है। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता चला जाए, तो आप उसकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं, एक दिन में 2 टेस्ट भी दे सकते हैं। प्लस मैंने जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, प्लीज विशेष रिक्वेस्ट है, तैयारी शुरू करने से पहले इसका जरूर ध्यान रखना। तैयारी शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हमारी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी मेहनत करो। पर ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए तैयारी करते समय कि मैं अपने आप को मेडिकली फिट देख लूं, सबसे पहले हूं या नहीं। प्लस ये जो आपके सामने चीजें लिखी हुई हैं कि कितना आपको क्या, कितने समय में ये पार करना है, क्या हाई जंप है, क्या लॉन्ग जंप है, तो इसके लिए भी आप अपने दिमाग में ये फिट करके रखें कि मुझे कम से कम एटलीस्ट 1 घंटा देना ही देना है। बेटा तैयारी कर रहे हो ना, मैं मानता हूं हो सकता है कुछ लोगों पर और भी जिम्मेदारियां होंगी, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बेचारे कहीं पर नौकरी कर रहे होंगे, उसके बाद अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। पर एटलीस्ट जिन लोगों पे अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये मान के चलो कि आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको एक ऐसे माता पिता मिले हैं, वो माता पिता आपको ये हम स्वतंत्रता दे रहे हैं कि जा बेटा और बेटी तू जाके वहां पे पढ़ाई कर। ठीक है, नेगेटिव लोग जो हैं उनसे दूरी बना लो, जो आपके अगल बगल बैठ के रो रहे होते हैं कि देखो वैकेंसी कितनी कम आई है, ये आई है। मस्त अपनी एक कुर्सी पकड़ो, टेबल पकड़ो, लाइब्रेरी पकड़ो। अगर रूम पे पढ़ाई हो पाती है, जो कि नहीं हो पाती है मुझे ऐसा लगता है, वहां से पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हो एक लाइब्रेरी पकड़ो। और ये जो मैंने 6 घंटा लिखा है उसको और बढ़ाने की कोशिश करो जितना बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब वो एसआई और कांस्टेबल की वर्दी पहन के जब आओगे ना अपनी फैमिली के सामने, तो अपने माता पिता का चेहरा देख लेना। हो सकता है माता जी जो हो वो अपने आंसू ना रोक पाए, वो रो दें। ठीक है, पिताजी हो सकता है अपने आंसू रोक लें, पर अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा, वो जो रिजल्ट होगा, मैं 3 चीज आपको बोल दूं, ये 3 लोग ऐसे हैं जो आप अपनी जिंदगी में कितने भी सफल हो जाना, वो हमेशा आपके साथ खुशी से खुशी मनाएंगे। 3 लोग ऐसे होते हैं, वो होते हैं एक माताजी, एक पिताजी और एक आपके टीचर। ठीक है, आप कहीं भी पहुंच जाओगे, कितने भी ऊपर, उनके मन में हमेशा एक खुशी होगी कि ये देखो हमारा बच्चा है। माता पिता बोलेंगे हमारा बेटा या बेटी है, टीचर्स बोलेंगे कि हमने इनको पढ़ाया था। तो इसीलिए सिर्फ उस चंद खुशी के लिए, वो जो खुशी आप लेके जाओगे ना माता पिता के सामने कि ये मेरा रिजल्ट है, मैं इसमें सेलेक्ट हुआ हूं और हुई हूं, और वो जब वर्दी पहन के आप आओगे, एसआई में जाओगे, तो वो जो 2 स्टार लगे होंगे, कांस्टेबल की वर्दी पहन के आओगे, तो उसकी एक अलग इज्जत होती है, उसकी एक अहमियत होती है। और इससे अच्छी चीज नहीं होगी ना आपके लिए कि अगर आपकी माता पिता की पहचान, आपके माता पिता की पहचान आपसे है। तो कहते हैं ना, जिंदगी में आए हो तो ये कहो, आपसे कोई आके ये ना बोले कि अरे आप तो उनके बेटे हैं ना, या आप उनकी बेटी हैं। आपके माता पिता से कोई जाके बोले अच्छा आप उनके पिता हैं, आप उनकी माता हैं, अच्छा आपकी लड़की तो सब इंस्पेक्टर है ना, आरपीएफ निकाला था उसने, अच्छा हाँ आपका लड़का तो वो कांस्टेबल क्लियर किया था। ठीक है, तो ये चीज जब होती है तो उससे ज्यादा खुशी का पल एक बेटा बेटी, या हम कह सकते हैं हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने माता पिता के लिए, उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, दम लगा के मेहनत करें, भरपूर मेहनत करें, एंड इफ यू आर लॉयल विद योर एफर्ट्स, विद योर हार्ड वर्क, सक्सेस आपको हर हालत में मिलेगी। ठीक है, साथ में एक और चीज याद रखना, मैं आप लोगों को, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी तैयारी बेस्ट हो रही है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया कोई एक अच्छा सा और मार्ग दिखा दे, एक सही रास्ता दिखा दे जिस रास्ते पे चलना है, तो उत्कर्ष क्लासेस, आप लोगों ने जो सपना देखा है कि भैया आरपीएफ में हम एसआई में जाएंगे, कांस्टेबल में जाएंगे, तो उस सपने को साकार करने के लिए, उस सपने को और उस रास्ते को और सुगम बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जो आपका इस वक्त महज कितने में है, 1000 रुपीज में ये आपको पे करना है इस बैच को। और ये इसकी जो स्टार्ट डेट है वो याद रखना, 21 मार्च को ये बैच शुरू हो जाएगा। आप ये जान लीजिए इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो इसमें आपको
20 सेट टेस्ट मिलेंगे, मतलब आपको पूरे 20 टेस्ट दिए जाएंगे 120 मिनट्स के, प्लस 10 सेट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, यानी कि 10 टेस्ट जीके जीएस के, 10 टेस्ट आपको मैथ्स के मिलेंगे, 10 टेस्ट आपको रीजनिंग के मिलेंगे। ठीक है, 5 आपको प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं वो रहेंगे। वीकली टेस्ट आपके लिए रखा जाएगा जिससे आपको पता चलता रहे आपकी तैयारी कैसी चल रही है। समय समय पे आपका जो क्विज है वो लगा सकते हैं, जहां पे हमारे साथ बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं क्विज लगाने के लिए। इसके अलावा क्लास नोट्स जो भी आपको पैनल पे पढ़ाया जा रहा है वो आपको दिया जाएगा, अलग से आपको सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी ई नोट्स। साथ में समय समय पे आपका जो डाउट रेजोल्यूशन है वो भी किया जाएगा, जो डाउट आपके मन में कोई है तो उसको भी रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल से संबंधित और भी जो इवेंट्स है वो मैं लाता रहूंगा, जिससे आपके मन में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई कट ऑफ की दिक्कत है या कोई दूसरी दिक्कत है, तो वो हम धीमे धीमे करके आपके लिए सॉल्व करते हुए चले जाएं। ठीक है, तो आज के इवेंट को मैं यहीं तक रखता हूं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं हैं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए और जल्द से जल्द हम लोगों को मैसेज भेजिए कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। वो जो आती है ना पीडीएफ जिसमें नाम हाईलाइट होके आता है, उससे अच्छा शायद मोमेंट किसी स्टूडेंट के लिए होता नहीं है कि जब आप नाम सर्च करते हो और वो हाईलाइट होके आ रहा होता है। तो अभी भी जब दिल्ली पुलिस में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे स्क्रीनशॉट भी भेजे कि सर सिलेक्शन हुआ है। अभी 2 से 3 स्टूडेंट्स हैं जो कह सकते हैं उनको शायद मैंने 2 से 3 साल पहले पढ़ाया था। आप जो अभी मैं क्लास जिस समय रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, तो आपको पता होगा अभी हाल फिलहाल यूपी में जो वैकेंसी आई थी पुलिस की 2-3 साल पहले, तो उनकी पासिंग आउट परेड हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए होंगे, उनमें से 3 से 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को फोटोज़ भी भेजी हैं, वीडियो भी भेजी है, उनके घर वाले हैं उनको ये सब बैजेस वगैरह। तो बड़ा एक अच्छा सा मोमेंट है। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ, आने वाले समय में शायद वो मोमेंट आप भी मेरे से शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इवेंट को मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।